अच्छा, एक बात सोचिए, अगर मैं कहूँ 5, तो मन में क्या आता है? हो सकता है 5 रुपए या 5 मिनट। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो देखिए तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बात सिर्फ कितना की नहीं है, बल्कि किस तरफ की भी है। और बस यही है वेक्टर्स की दुनिया। आज हम इसी दुनिया में गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो किसी इंसान की लंबाई और एक फुटबॉल पास में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, किसी की लंबाई मान लीजिए 1.6 मीटर। ये तो बस एक सीधी साधी संख्या है। इसी को हम स्केलार कहते हैं। पर एक फुटबॉल पास का सोचिए, उसके लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, दिशा भी तो चाहिए। बताना पड़ता है कि गेंद को कितनी जोर से और किस तरफ मारना है। बस यहीं से वेक्टर्स का पूरा खेल शुरू हो जाता है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, बाईं ओर हैं स्केलर्स। इनमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी एक वैल्यू, जैसे तापमान, समय या धन। और दाईं ओर हैं वेक्टर्स। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे किसी गाड़ी का वेग, किसी चीज पर लगने वाला बल या नक्शे पर एक जगह से दूसरी जगह का विस्थापन। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेक्टर असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इन्हें जोड़ा और गुणा कैसे जाता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को समझने के लिए इतने जरूरी आखिर हैं क्यों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, वेक्टर क्या है? अब हम सिर्फ नंबरों से आगे बढ़कर एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो बात बहुत सीधी सी है। वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें दो बातें होती हैं। पहली, उसका परिमाण, मतलब वो कितना बड़ा या शक्तिशाली है। और दूसरी, उसकी दिशा, यानी वो किस तरफ इशारा कर रहा है। बस ये दो चीजें मिल गईं तो एक वेक्टर बन गया। और यहाँ देखिए, ये बात एकदम साफ दिख रही है। एक वेक्टर को बस एक तीर की तरह समझ सकते हैं। जहाँ से ये तीर शुरू होता है वो है इसका प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर यह खत्म होता है वो है अंतिम बिंदु। और रही बात तीर की लंबाई की, अरे वही तो इसका परिमाण है, मतलब उसकी ताकत। है ना एकदम आसान। अच्छा, अब एक खास तरह के वेक्टर की बात करते हैं, स्थिति वेक्टर। सोचिए, किसी मैप पर एक एक्स का निशान होता है जो बताता है कि कोई खजाना कहाँ है। स्थिति वेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। ये एक शुरुआती बिंदु, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, से किसी भी चीज की एकदम सटीक लोकेशन बताता है। वीडियो गेम्स में कैरेक्टर कहाँ है या जीपीएस में गाड़ी कहाँ है, ये सब बताने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक अकेला वेक्टर क्या होता है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन्हें एक साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा सा सफर। मान लीजिए कोई पहले ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक, तो उसकी यात्रा का कुल नतीजा क्या हुआ? अरे, वो तो सीधे ए से सी तक पहुंच गया। बस वेक्टर्स को जोड़ना भी बिल्कुल यही है। हम बस ये पता करते हैं कि कुल नतीजा, या कह सकते हैं नेट रिजल्ट, क्या निकला। और इसी को गणित की भाषा में कहते हैं त्रिभुज का नियम। नाम से ही जाहिर है, क्योंकि ये एक त्रिभुज बनाता है। होता क्या है कि हम एक वेक्टर, मतलब एक तीर के सिरे पर दूसरे वेक्टर की पूंछ को रख देते हैं। तो फिर इन दोनों का जोड़ क्या होगा? बहुत आसान। पहले वेक्टर की पूंछ से लेकर दूसरे वेक्टर के सिरे तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए, और देखिए बन गया ना एक त्रिभुज। वेक्टर्स को जोड़ने का एक और तरीका भी है। इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। ये तब बहुत काम आता है जब दोनों वेक्टर एक ही जगह से शुरू हो रहे हों। जैसे मान लीजिए किसी चीज को दो लोग अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों वेक्टर्स से एक समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं, और उस चतुर्भुज का जो विकर्ण उसी शुरुआती बिंदु से निकलता है, बस वही इन दोनों का जोड़ होता है। जोड़ना तो समझ आ गया, पर क्या वेक्टर्स को गुणा भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। आम नंबरों की तरह इसका सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बल्कि दो, और दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले है अदिश या डॉट प्रोडक्ट। इसका जो जवाब आता है ना, वो एक संख्या होती है, मतलब एक स्केलर। ये हमें बताता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने मिले हुए हैं, मतलब एक ही दिशा में कितना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सदिश या क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जवाब एक नया वेक्टर होता है, और ये तब काम आता है जब हमें एक ऐसी तीसरी दिशा खोजनी हो जो हमारे शुरुआती दोनों वेक्टर्स के लंबवत हो, यानी उन दोनों पर 90 डिग्री का कोण बना रही हो।
चलिए डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। कोई एक बक्से को धक्का दे रहा है। अगर उसका दोस्त भी आकर ठीक उसी दिशा में धक्का दे तो दोनों की ताकत जुड़ जाएगी। ये है अधिकतम डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सोचें, अगर वो दोस्त साइड से यानी 90 डिग्री पर धक्का दे तो आगे बढ़ाने में उसकी मदद कितनी हुई? 0। बस यही चीज डॉट प्रोडक्ट बताता है। जब वेक्टर्स एक ही दिशा में होते हैं तो इसका मान सबसे ज्यादा होता है, और जब वे एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं तो मान 0 हो जाता है। अच्छा, 3D दुनिया में दिशा बताने के लिए हम 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। x अक्ष के लिए i, y अक्ष के लिए j और z अक्ष के लिए k। इन सभी को यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, मतलब इनकी लंबाई 1 होती है। अब इस तालिका को देखिए, ये दिखाती है कि जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है। कोई भी वेक्टर जब खुद से ही डॉट प्रोडक्ट होता है तो जवाब आता है 1। जाहिर है वो खुद के साथ तो 100% एक ही दिशा में है। और जब वो किसी दूसरे अक्ष के साथ जो उस पर 90 डिग्री पर है डॉट प्रोडक्ट होता है तो जवाब आता है 0। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। याद है ना, इसका काम है एक ऐसी तीसरी दिशा खोजना जो पहली दो के लंबवत हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दरवाजा। सोचिए, दरवाजे को खोलने के लिए बल लगाया जाता है। ये हुआ एक वेक्टर। दरवाजा अपने कब्जों पर घूमता है, ये हुई दूसरी दिशा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें वो अक्ष देता है जिसके चारों ओर दरवाजा घूम रहा है, मतलब कब्जों वाली लाइन। इसका नतीजा हमेशा एक नया वेक्टर होता है जो पहले दोनों की सतह से बाहर 90 डिग्री पर निकलता है। और ये देखिए यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की तालिका। यहाँ एक बहुत मजेदार पैटर्न है। अगर x अक्ष यानी i का y अक्ष यानी j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो नतीजा मिलता है z अक्ष यानी k कैप। ये हमेशा एक चक्र में चलता है। x का y से तो z मिलेगा, y का z से तो x मिलेगा, और इसी को कहते हैं दाएं हाथ की प्रणाली, जो 3D ग्राफिक्स और फिजिक्स की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया वेक्टर बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? इसका जवाब देता है दाहिने हाथ का नियम। नियम बहुत आसान है। दाहिने हाथ को लीजिए, उंगलियों को पहले वेक्टर की दिशा में रखिए और फिर उन्हें दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए। ऐसा करने पर अंगूठा जिस दिशा में इशारा करेगा बस वही होगी नए वेक्टर की दिशा। ये बहुत ही काम का और आसान तरीका है। तो हमने वेक्टर्स को जोड़ना और गुणा करना दोनों सीख लिया, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो अब इस सफर के आखिरी हिस्से में हम यही जानेंगे, क्योंकि वेक्टर्स सिर्फ गणित के कुछ नियम नहीं है, ये वो भाषा है जिसमें हमारी भौतिक दुनिया बात करती है। एक महान गणितज्ञ हरमन हेंकेल ने कहा था, सिर्फ गणित में ही हर पीढ़ी पुरानी इमारत पर एक नई मंजिल बनाती है। वेक्टर बीजगणित उसी इमारत की एक बहुत मजबूत नींव है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे बयान करने की ताकत देती है। सोचिए जरा, फिजिक्स में एक रॉकेट पर कौन-कौन से बल लग रहे हैं, इंजीनियरिंग में बड़े-बड़े पुलों का डिजाइन, वीडियो गेम्स में पूरी 3D दुनिया बनाना, या फिर हवाई जहाज के लिए रास्ता तय करना। इन सब के पीछे वेक्टर्स ही काम कर रहे हैं। ये एक तरह का अदृश्य ढांचा है जो हमें हर उस चीज को समझने में मदद करता है जिसमें ताकत और दिशा दोनों एक साथ मौजूद हों। तो ये विश्लेषण एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर बल और गति जैसी चीजों को वेक्टर से समझा जा सकता है, तो हमारी दुनिया में और ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें दिशा और परिमाण के नजरिए से देखा जा सकता है? शायद हमारे आसपास की हर चीज। इस विषय पर सोचने के लिए आपका धन्यवाद।